ऑलराइट, सो इस वीडियो सॉल्यूशन में हम देखेंगे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ लाइन कोडिंग टेक्निक्स। अलग अलग लाइन कोडिंग टेक्निक्स के लिए हम लोग इसका पीएचडी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। अगर मैं गेट क्वेश्चन की बात करूं तो डिजिटल कम्युनिकेशन से गेट पे जो सबसे अव्वल लेवल के जो क्वेश्चन आए अभी तक वो इस टॉपिक से बिलोंग करते हैं सर, ठीक है। और उन क्वेश्चंस का अगर आप सॉल्यूशन चेक करो कहीं भी, यूट्यूब में बोल दो या फिर किसी भी पीवाईक्यू के बुक पे देखो आप, तो कहीं भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको गेट पे अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप बड़े ही ध्यान से समझ लोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं बात करूंगा बस पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। ना क्वेश्चन में 7 पार्ट गिवन है ए से जी तक, तो यहां पे मैं बस ए एंड बी पार्ट कवर करूंगा। उसी तरह बाकी वीडियो में 2-2 करके हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। पार्ट ए में पूछा है पीएचडी ऑफ यूनिपोलर एनआरजेड, है ना। पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन में बोला है पीएचडी फॉर यूनिपोलर एनआरजेड, यूनिपोलर एनआरजेड। ओके, चलो नाउ एक यूनिपोलर एनआरजेड किस तरह बनता है, अगर मैं किसी भी एग्जांपल ले लूं, 1010 ले लेते हैं। तो यूनिपोलर सीक्वेंस, यूनिपोलर एनआरजेड सीक्वेंस फॉर 1010 ले लेते हैं। तो किस तरह बनता है सर, ये मेरा टाइम एक्सिस, पहले 1 है तो ये 1 के लिए, है ना। अगर ये 0 तो ये टीबी, ये इस तरह। और 0 के लिए 1 टीबी ड्यूरेशन तक 0, ये 2 टीबी हो गया, 0 1 टीबी 2 टीबी। फिर 1 आया तो वापस से इस तरह 2 टीबी, तो ये 3 टीबी, इसका एम्पलीट्यूड ए। और 0 आया तो उसको 0 से प्रेजेंट कर, करेक्ट। इस तरह करते हैं 4 टीबी, है ना। तो 1010 को यूनिपोलर एनआरजेड सीक्वेंस की मदद से हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने 1010, तो मैंने एग्जांपल लिया, बहुत लंबा सीक्वेंस हो सकता है ना, एक कोई लंबा सा सीक्वेंस हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन सा बेसिक पल्स, अगर मैं यहाँ पे एक बेसिक पल्स ढूंढूं जिसको यूज करके मैं एक ही सिंगल पल्स को यूज करके मैं पूरा सीक्वेंस बना सकूं, तो वो कैसा दिखेगा। तो बेसिक पल्स जिसको हम पीओटी बोलेंगे, तो वो कैसा दिखेगा इस केस के लिए। ऑफ कोर्स ये है ना, ऑफ कोर्स ये है। इसको मैं रिपीटेडली यूज कर सकता हूं। 1 के लिए इसी को यूज करेंगे, 0 के लिए उसका एम्पलीट्यूड 0 कर देंगे, है ना। ऑलराइट, सो ये टीबी तक, है ना, ये टीबी तक, 0 से टीबी तक एम्पलीट्यूड 1 ले लेते हैं। और इस सीक्वेंस को मैं एक्स ऑफ टी बोल देता हूं, ठीक है। तो इस पल्स का यूज करके हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं। ये इसका ये बेसिक पल्स हो गया, करेक्ट है। फर्क क्या है यहाँ पे, कैसे यूज करेंगे। पीटी को एम्पलीट्यूड जब भी 1 होगा तो पीटी की तरह यूज करेंगे, एम्पलीट्यूड ए। जब 0 होगा तो पीटी को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही, है ना। ऑलराइट, परफेक्ट। नाउ अगर मैं इस पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख दूं, इस पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख दूं, तो क्या होगा, पी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्या है, रेक्टेंगुलर फंक्शन, शिफ्टेड रेक्ट, है ना। हम लोग रेक्ट किसको बोलेंगे, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये इसको बोल रहा हूं मैं, ये इसको हम लोग रेक्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर फंक्शन बोलेंगे। मान लो ये टीबी/2 माइनस टीबी/2, ठीक है, ये हो गया रेक्ट। अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो क्या होगा सर, ये टीबी सिंक एफ टीबी, करेक्ट। और ये रेक्ट है तो ये शिफ्टेड रेक्ट है, ठीक है। आप चीजों का पहचानना सीखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको हम लोग रेक्ट बोल लेते हैं, ठीक है, कि 0 से जितना उधर उतना उधर, मतलब इसका सेंटर पॉइंट 0 पे है। ये वैसा नहीं है, मतलब ये शिफ्टेड वर्जन है। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे ये फर्क पड़ेगा जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो आप एक्सपोनेंशियल का टर्म नहीं भूलोगे, है ना, वही फर्क पड़ जाएगा। चलो, तो इसका क्या होगा, ये टीबी सिंक एफ टीबी, फिर शिफ्टेड है कितने से, टीबी/2 से, तो एक्सपोनेंशियल माइनस j2 पाई एफ टीबी/2, करेक्ट। ये एक्सप्रेशन हो गया इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म का। ओके, परफेक्ट। नाउ अब जैसा हम लोगों ने बात कर रहा था कि
ये जो सीक्वेंस है x ऑफ टी, उसको मैं p ऑफ टी को यूज करके मैं x ऑफ टी को डिजाइन कर सकता हूं ना। उसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, इसी चीज को मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं तो किस तरह दिखेगा? तो देयरफॉर मेरा x ऑफ टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सीक्वेंस है, मैं 1010 लिखा, लेकिन हम लोग एक जनरल सीक्वेंस लेंगे तो समेशन के टर्म में आएगा ये p ऑफ t माइनस हर टीबी में शिफ्ट होगा, हर टीबी में शिफ्ट करते चला जाऊंगा, है ना, क्योंकि एक बिट ड्यूरेशन टीबी का है। तो वेरिएबल ले लेता हूं एल टीबी, और एल कहां से जा रहा है? माइनस में से लेके प्लस में तक वेरी कर रहा है। लेकिन यहां पे मुझे एम्पलीट्यूड का क्या करना है, क्योंकि पीटी को मुझे ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब 1 आ रहा है, पीटी को 0 से मल्टीप्लाई करना होगा जब 0 आ रहा है ना, और बिट 0 आ रहा है, तो उसको हम लोग किसी वेरिएबल ए एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेयर ए एल विल बी ए, है ना, ए फॉर बिट 1 और 0 फॉर बिट 0, ठीक है। जब भी 1 आएगा तो इस सीक्वेंस को पीटी को हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब भी 0 आएगा एल 0 बन जाएगा, तो ये पूरा सीक्वेंस 0 बन जाएगा। कितने बिट ड्यूरेशन के लिए? टी बिट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो मतलब मैंने बड़े केयरफुली, बड़े ही चालाकी से इस सीक्वेंस को हम लोग ने मैथमेटिकली इस तरह लिख दिया। xt को मैंने 2 चीजों का इस्तेमाल करके लिखा है, अब पे अटेंशन करना, थोड़ा ध्यान से सुनना। xt को मैंने 2 चीजों का इस्तेमाल करके बनाया है। कैसे? p ऑफ टी से और al से। अब xt क्या था? ये एक सीक्वेंस था, किसका? किसी भी, मैंने 1010 लिया, लेकिन ये तो कुछ भी हो सकता है। जब हम बिट स्ट्रीम भेजते हैं वो तो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो पूरा का पूरा रैंडम है, अब ये सीक्वेंस रैंडम है, और मैंने इस सीक्वेंस को 2 चीजों के साथ बनाया है, एल एंड पीटी, जहां पे पीटी क्या रैंडम है? नहीं, पीटी तो ये रहा, कहां का रैंडमनेस? एल, हाँ ये रैंडम है। उसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ टी में जो भी रैंडमनेस था, सारा का सारा समेट के एल पे आ गया। मेक सेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, है ना। एक्सटी में जो भी रैंडमनेस था सारा एल पे आ गया। परफेक्ट बात? ओके, बहुत बढ़िया। अब हमको करना क्या बोला है? पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालने बोला है ना, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालने वाला। उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, जनरल एक्सप्रेशन फॉर पीएसडी ऑफ एनी लाइन कोड, है ना, ऑफ एनी लाइन कोड, किसी भी लाइन कोड के लिए इस जनरल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। क्या होता है सर? ये S of f इज इक्वल्स मॉड ऑफ, ये जो भी बेसिक पल्स होगा उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, P of f मॉड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टीबी, समेशन n गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी rx of n क्या? ऑटो कोरिलेशन, जिसके बारे में बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस j2 पाई NTBF, ये एक्सप्रेशन सर, ठीक है। इस जनरल एक्सप्रेशन का यूज करके हम किसी भी लाइन कोड का पीएचडी हम लोग निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि आया कहां से सर, है ना, सवाल ये है कि आए कहां से गया। इसका यूज तो करते हैं हम, लेकिन आ कहां से गया। तो इस वीडियो सॉल्यूशन में हम इसका डेरिवेशन तो नहीं देखेंगे, है ना, इसका डेरिवेशन तो मैं यहां में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटा के आसपास बनने वाला है, और इसको भी इंक्लूड कर दूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको स्किप कर दिया। प्लान तो मेरा था कि इसको मैं आपको डिराइव करके दिखाऊं कहां से आता है, लेकिन मैंने स्किप कर दिया। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कहां से आगे जानना है, ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बीपी लाठी में देखो, नहीं उसका गिवन है तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूं वहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉपरली नहीं गिवन है, या फिर स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है समझने में काफी चीजों को, है ना, तो बीपी लाठी पे। तो पहला ऑप्शन ये है
ये आप टेलीग्राम ग्रुप के डाउट क्लियर वाले चैनल पे आप मुझे पूछोगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के डाउट क्लियर वाले चैनल पे आप बताओ मुझे, तो हम 1-to-1 सेशन रखेंगे जूम कॉल पे, ठीक है। तो वहां पे मैं प्रॉपर डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि ये आया ही कहां से है, ठीक है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2, 1 जो भी चाहिए आप कर सकते हो। मैं चाहता हूं आप पूछे ताकि हम लोग प्रॉपर डिस्कशन कर सके, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी कि आता ही कहां से है, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि इस एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे। तो यहां पे दो चीजें वेरिएबल है, पी ऑफ एफ जो रेडी है, दूसरा RX7। ये RX7 क्या है सर? RX7 ऑटो कोरिलेशन फंक्शन किसका वापस से याद दिलाता हूं, एक्स ऑफ टी का जो भी रेंडमनेस था किस पे समा चुका है, AL पे है। और एक्स ऑफ टी को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया है ना। तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके ये आता है, जहां पे आप पी ऑफ एफ देख सकते हो, है ना, इसका पी ऑफ एफ देख सकते हो। तो ऑटो कोरिलेशन किसका बचा, रेंडमनेस, जिसपे रेंडमनेस होता है उस पे ऑटो कोरिलेशन की बात करेंगे ना। तो AL का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ AL सर, ठीक है, ऑफ AL। ये अब किस तरह निकलता है, एक्सपेक्टेशन AL इंटू AL प्लस या फिर माइनस n, है ना। यहां पे n है तो वहां पे भी n लिया मैंने, प्लस लिख सकते हो माइनस लिख सकते हो, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इवन होता है ना। सो हम लोग प्लस माइनस कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके चलो ठीक है। अब अगर इसको हम प्रोसेस करें, कितना है हमको चाहिए कितना है, गेट क्वेश्चन में आपको ये यूनिपोलर एनर्जेट या फिर यूनिपोलर एनर्जेट किसी भी लाइन कोडिंग का जो भी प्री डिफाइंड है उसका डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपको, है ना। अभी तक तो नहीं पूछा वैसे, तो वैसे मुझे नहीं लगता वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपको कोई अलग टाइप का सीक्वेंस बना के देगा, ठीक है। आपको कोई अलग टाइप का सीक्वेंस बना के देगा जिसका आपको पीएचडी का एक्सप्रेशन की नीड पड़ेगी उसका आंसर निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, इस जनरल एक्सप्रेशन को आपको जानना पड़ेगा, है ना। इसको तो आपको जानना पड़ेगा, उसके बिना आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने बताया सबसे अव्वल लेवल के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आपको जानना है। फिर आपका काम क्या रहेगा, पी ऑफ एफ को पता करना है। पी ऑफ एफ क्या है, इस बेसिक पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब आपको बेसिक पल्स पता करना पड़ेगा, फिर RX7 क्या, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ AL क्या था, जो भी रेंडमनेस है AL पे रहता है ना, ये वाला सीक्वेंस ने AL, ठीक है। मैं प्रीवियस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो वैसे आपको करना है। लेकिन आपको केयरफुली मुझे ऑब्जर्व करना है कि मैं किस तरह अप्रोच लगा रहा हूं, मतलब इस टाइप के इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी अप्रोच से बन सकते हैं, इसी अप्रोच से बनेंगे, ठीक है। अब डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि पूछा क्या है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पूछा क्या है। लेकिन टॉपिक अगर पीएचडी का है ना, बहुत कुछ पूछ सकता है पीएचडी के इस टॉपिक से लेके बहुत कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन प्रोसीड्यूर आपको एक्सप्रेशन अगर चाहिए, आपको अगर पीएचडी का एक्सप्रेशन पता करना होगा तो इसी प्रोसीड्यूर को आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो प्रोसीड्यूर को आप बड़े ही केयरफुली समझोगे। 7 पार्ट है इस पे, मैंने 7 बार मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 7 बार मैं आपको दिखाऊंगा, तो डेफिनेटली आपके जहन में उतर जाएगा, ठीक है, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमको चाहिए RX7 का एक्सप्रेशन। ओके चलो। तो अगर मैं n=0 की बात कर दूं, है ना, अगर मैं n=0 की बात कर दूं, मतलब RX0, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ AL इंटू ये भी AL, तो AL स्क्वायर, ये कैसे मिलेगा, समेशन ओवर AL स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AL, है ना। अब AL क्या है सर, डिस्क्रीट, AL तो डिस्क्रीट है, तो हम क्या करते हैं, टेबल बना के लेते हैं, है ना। ये AL प्रोबेबिलिटी ऑफ AL ऐसे करते हैं ना, ऐसे टेबल बना लेते हैं, मैं भी यहां भी बना लेंगे। ओके चलो, AL क्या क्या हो सकता है, A भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। A हो गया मतलब 1 जब होगा तब A होगा, 0 होगा, 0 बिट आएगा तो 0 होगा। अगर उसके प्रोबेबिलिटी की बात कर दूं तो हम बाय डिफॉल्ट उसको बराबर मानेंगे, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी A प्रोबेबिलिटी हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, A हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, 0 हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ मानेंगे, ठीक है। तो A क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो जाए या फिर A हो जाए विद प्रोबेबिलिटी हाफ।
ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी हाफ। जरूरी नहीं हमेशा हाफ ही हो, कुछ बोलना नहीं है क्वेश्चन में, तो हम बाय डिफॉल्ट हाफ ही लेते हैं। क्लियर है? ओके, अब इसको परफॉर्म अगर कर दें तो क्या आएगा यहाँ पे, तो ये 0 स्क्वायर इंटू हाफ प्लस ए स्क्वायर इंटू हाफ, रिजल्ट क्या आया है, ए स्क्वायर बाय 2 सर, ए स्क्वायर बाय 2, मतलब जब भी n 0 होगा Rx ऑफ 0 आपका आ गया है ए स्क्वायर बाय 2। ये एक रिजल्ट हो गया, ये एक रिजल्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें फॉर n नॉट इक्वल टू 0, फॉर n नॉट इक्वल टू 0, यहां करता हूं फॉर n नॉट इक्वल टू 0, तो यहां के लिए इसी का यूज करेंगे, Rx7 इज इक्वल टू ये एक्सपेक्टेशन AL इंटू AL प्लस n, जो मिलेगा समेशन ओवर AL इंटू AL प्लस n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, है ना, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ओके, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, इसको रिजल्ट को चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूं, ये Rx ऑफ 0, चलो ओके, सो ये इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AL इंटू AL प्लस n। ओके परफेक्ट। अब वापस से टेबल बना लेंगे, सो AL प्लस n, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे AL इंटू AL प्लस n। ये अब AL के क्या हो सकता है, 0 या फिर A। AL प्लस n क्या है, शिफ्टेड वर्जन, वो भी है ना, शिफ्टेड वर्जन, L इज इक्वल्स टू 1 बोल दो, n इज इक्वल्स टू 2 बोल दो, तो AL प्लस n क्या है 3, A3, तो A1 A3 क्या हो सकते हैं, ये भी AL प्लस n भी या तो 0 या फिर A, है ना, तो कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों का, तो AL 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये 0 ये A, ये A ये 0 या फिर दोनों A। करेक्ट बात, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये A स्क्वायर। ओके, ना हमको प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, फिर बराबर में लिख लेंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ AL इंटू AL प्लस n। अब इन ये जो बिट्स हैं हम लोग मान के चलेंगे ये आपस में इंडिपेंडेंट है, मैंने क्या बोला, मान के चलेंगे, तो ऐसा हो सकता है प्रैक्टिस में कि वो आपस में डिपेंडेंट हो, उसकी बात हमको नहीं करनी, ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, इसी सिचुएशंस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, IID आपने सुना होगा अगर सही से पढ़ाई की है तो। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, ID का कंडीशन को सेटिस्फाई करके चल रहे हैं। ठीक है, और उसका मतलब क्या है, तो इस प्रोबेबिलिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ AL इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AL प्लस n। ठीक है, ये AL प्लस n। ठीक, ओके, नाउ इस सिचुएशन की बात करेंगे, पहला वाला जहां पे AL 0 हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, AL प्लस n 0 हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला, 1/4। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी है ना, AL 0 हो जाए प्रोबेबिलिटी हाफ, AL प्लस n 0 हो जाए A हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, तो सभी में सर 1/4 ही आया है ना, 1/4 आया है। किस तरह, इस तरह, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट माना है ना, क्योंकि उनको मैंने इंडिपेंडेंट माना। कभी कभी लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ इसको इक्विप्रोबेबल मान के 1/4 कर दो, नहीं सर ऐसा नहीं करोगे आप। ठीक है, 1/4 कर दो, वो एक प्रॉपर अप्रोच नहीं है, प्रॉपर तरीका नहीं है बोलने का इसको। ठीक है, क्योंकि ये इक्विप्रोबेबल है तो उनको 1/4 दो, ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है। आपको लग रहा है क्यों, क्या दिक्कत है, दिक्कत यहां पे नहीं दिख रहा है, दिक्कत जो है वो यहां पे नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा आगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन के किसी पार्ट पे मैं बताऊंगा, या फिर हम देखेंगे कि अगर हम इक्विप्रोबेबल मान लेते हैं सबको और इस तरह डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके फंस जाएंगे। ठीक है, या फिर गेट पे अगर सही से कुछ पूछ दे तो वहां पे फंस जाओगे। ठीक है, आपको कैसे करना है, मैंने अभी भी जैसे दिखाया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो है मल्टीप्लाई करो तब वो आएगा 1/4, इसीलिए आ रहा है 1/4, ना कि इसलिए कि ये इक्विप्रोबेबल है, ऐसा नहीं सोचेंगे आप। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला टर्म चाहिए हमको, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 बचा क्या, A² by 4। उसका मतलब ये जो रिजल्ट है
आर एक्स ऑफ एन फॉर एन नॉट इक्वल टू 0 क्या है, ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर बाय 4। जब एन 0 था ए स्क्वायर बाय 2 रिजल्ट था, जब एन नॉन जीरो है तो ए स्क्वायर बाय 4 रिजल्ट है। ठीक है, तो इस बात को मैं यहां लिख लेता हूं। तो आर एक्स ऑफ एन हमको मिला है ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 कब, जब एन 0 है, और ये होगा ए स्क्वायर बाय 4 जब एन नॉन जीरो है। क्लियर बात, ये तो हमको आर एक्स ऑफ एन मिल गया। तो यहां पे मैंने बोला कि 2 ही चीजें पता करनी होती है, उसके बाद हम इनका और इसका रिजल्ट पुट कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेफर करेंगे तो आ जाएगा पीएचडी का एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो तो आर एक्स ऑफ एन मिल गया, पी ऑफ एफ तो रेडी है सर, पी ऑफ एफ तो रेडी है। अब क्या करेंगे, पी ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पुट करेंगे, आर एक्स ऑफ एन जो भी है पुट करेंगे और रिजल्ट दे आएंगे थोड़ा सा हेराफेरी करके। ओके चलो एक मिनट दो, मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं। ओके चलो शुरू करते हैं। तो पीडीएफ पी ऑफ एफ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा, टीबी स्क्वायर सिंक स्क्वायर एफ टीबी, है ना, ये एक्सपोनेंशियल तो फेज का पार्ट है। तो यहाँ पे आ गया ये टीबी स्क्वायर सिंक स्क्वायर एफ टीबी बाय टीबी ऑलरेडी है। फिर समेशन एन इज इक्वल्स टू माइनस में लेके प्लस इंफिनिटी। चलो मैं एक काम करता हूं, इसी का यूज करता हूं। इस समेशन में एन इज गोस फ्रॉम माइनस में लेके प्लस इंफिनिटी, और एन इज इक्वल्स 0 वाला टर्म में अगर मैं यहां पुट कर दूं, है ना, एन इज इक्वल्स 0 वाला टर्म में अगर इसकी बात करूं तो आर एक्स ऑफ 0 एक्सपोनेंशियल 0 तो 1 होता है, तो आर एक्स ऑफ 0 क्या है सर, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2, है ना, वो अलग से लिख लेते हैं हम लोग ये। तो ये ए स्क्वायर बाय 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल्स माइनस में लेके प्लस इंफिनिटी, लेकिन एन वाला टर्म यूज कर लिया, बाहर कर दिया उसको, तो ये एन नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए है। फिर ये आर एक्स ऑफ एन फॉर एन नॉट इक्वल टू 0 के लिए ए स्क्वायर बाय 4 रिजल्ट है ना, तो उसको मैं यहां लिख लेता हूं, ये ए स्क्वायर बाय 4, फिर एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 पाई एन टीबी एफ एन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इस समेशन में एन नॉट इक्वल टू 0 का टर्म दिख रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूं कि नहीं मुझे एन इक्वल टू 0 वाला टर्म इंसर्ट करना है, एन इक्वल 0 वाला टर्म इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, लेकिन जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे। 1 ही आएगा तो माइनस कर दिया, है ना, माइनस कर दिया इस तरह। ठीक है, कोई डाउट, आई होप नहीं है। ओके चलो अब क्या करेंगे, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक टर्म गया ये टीबी स्क्वायर गया, तो ये टीबी सिंक स्क्वायर एफ टीबी ए स्क्वायर बाय 2, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये ए स्क्वायर टीबी बाय 2 सिंक स्क्वायर एफ टीबी। दूसरा वाला टर्म प्लस, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करा, तो एक टर्म तो समेशन एक्सपोनेंशियल के पार्ट है, दूसरा टर्म -1 के साथ है ना, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 आया, तो इधर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इस टर्म के साथ टीबी, तो ए स्क्वायर टीबी बाय 4 सिंक स्क्वायर एफ टीबी, है ना, सिंक स्क्वायर एफ टीबी। और इससे पहले कि मैं इसको दूसरा टर्म लिखूं, एक टर्म समेशन वाला बाकी है, लेकिन यहां देखो वो कंबाइन हो रहे हैं, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, क्या बनेगा, ए स्क्वायर टीबी बाय 4 बन जाएगा, राइट। ये ओके चलो अब आगे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये प्लस समेशन का टर्म, तो ए स्क्वायर बाय 4 टीबी, ये सिंक स्क्वायर एफ टीबी, फिर एक समेशन एक्सपोनेंशियल। एक मिनट मैं इसको क्लीन कर देते हैं। ओके तो समेशन एन गोस फ्रॉम माइनस में लेके प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 पाई एन टीबी एफ। ठीक है, और तो यहां पे अगर हम इनकी बात करें, है ना, जो ब्रैकेट वाला ब्लू में इसकी बात करें, तो यहां में क्या हो रहा है, ये एक टर्म सिंक स्क्वायर वाला टर्म और ये समेशन एक्सपोनेंशियल वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैं अगर इसकी बात करूं, बस
अगर मैं इस समेशन की बात करूं, है ना, इस समेशन की बात करूं, तो इसको हम लोग पॉइसन फॉर्मूला से डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट। ओके, सो जो समेशन का टर्म था, समेशन एन इज इक्वल टू माइनस में लगे प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 पाई एन टी बी एफ। इसको अगर मैं कोई वेरिएबल मान लो के ऑफ एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं तो इधर के ऑफ टी का एक्सप्रेशन आएगा, जो होगा क्या, सिग्नल्स का बेसिक्स डेल्टा के फॉर्म में आएगा, राइट। समेशन एन इज इक्वल टू माइनस में लगे प्लस इंफिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस एन टी बी, करेक्ट, यही आता है। ओके, नाउ अगर मैं इसका वापस से फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं, अगर मैं इसका वापस से फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं, बाय द वे है क्या, ये है क्या सर, ये ट्रेन ऑफ इंपल्स है, ये ट्रेन ऑफ इंपल्स है। और ट्रेन ऑफ इंपल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो वापस से क्या मिलता है, वापस से हमको ट्रेन ऑफ इंपल्स ही मिलता है। एग्जैक्टली सेम नहीं, ऑफकोर्स ये टाइम डोमेन में, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा और उसका एम्पलीट्यूड के स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होंगे, लेकिन होगा ट्रेन ऑफ इंपल्स। ऐसे दो ही फंक्शन है, ऐसे दो ही फंक्शन है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लोगे अगर तो वापस से सेम फंक्शन मिलेगा। एक तो बोल दिया ट्रेन ऑफ इंपल्स, ट्रेन ऑफ इंपल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो वापस से ट्रेन ऑफ इंपल्स ही मिलेगा। दूसरा कौन, गॉसियन फंक्शन, है ना, गॉसियन फंक्शन को आप फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो वापस से गॉसियन फंक्शन मिलेगा। ऐसे दो ही फंक्शन है, ठीक है। और चलो, तो यहां पे अगर मैं वापस से फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं तो क्या मिलेगा, के ऑफ एफ वापस से मिल गया, लेकिन इस बार क्या होगा, 1/TB समेशन एन गोस माइनस में लेके प्लस इंफिनिटी ये डेल्टा ऑफ एफ माइनस एन बाय टीबी, ये सर आया। तो ये भी के एफ, ये भी के एफ, मतलब ये दोनों तो सेम हो गए। मतलब इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब यहां पे जो मैं रेड कलर का ब्रैकेट पे बोल रहा हूं तो उसको हम लोग रिप्लेस करके ट्रेन ऑफ इंपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, ये दिखाया। और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइसन फॉर्मूला, ठीक है। पॉइजन नहीं, पॉइसन होता है, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो इस पॉइसन फॉर्मूला की मदद से हम इसको रिप्लेस कर देंगे एज डेल्टा ट्रेन ऑफ इंपल्स, ठीक है, जो है 1/TB समेशन एन गोस फॉर माइनस लेके प्लस इंफिनिटी डेल्टा ऑफ एफ माइनस एन बाय टीबी, ये करेक्ट है। चलो यहां पे टीबी टीबी कैंसिल हुआ, टीबी टीबी कैंसिल हुआ, बचाइए। ऑलराइट, नाउ अब इसको देखो, अब क्या है, सिंक स्क्वायर्ड और ये ट्रेन ऑफ इंपल्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलो मैं फिगर वाइज बात करूंगा, पहले मैं फिगर वाइज बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं फिगर वाइज बात करूंगा। तो वहां पे दो टर्म क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला टर्म सिंक स्क्वायर्ड एफ टीबी और दूसरा टर्म ये ट्रेन ऑफ इंपल्स, है ना। तो मैं इसको अगर ड्रॉ कर लूं इधर, पहला टर्म सिंक स्क्वायर्ड कैसा दिखता है सर, ये ऐसा है ना, ऑल द वे, इधर भी तो ये है सर सिंक स्क्वायर्ड एफ टीबी। तो ये 0, इसका यूनिट सिंक है, सिंक स्क्वायर है तो 1। तो पहला नल कब आएगा सर, यहाँ पे टीबी है तो 1/TB लिखो, है ना। फिर 1/TB, फिर 2/TB, 3/TB एंड ऑल द वे। इधर भी -1/TB, -2/TB, -3/TB एंड ऑल द वे, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई विथ द ट्रेन ऑफ इंपल्स, विद द ट्रेन ऑफ इंपल्स। अब ट्रेन ऑफ इंपल्स तो है, लेकिन इंपल्स कहां कहां बनेंगे, हर 1/TB पे, हर 1/TB पे, है ना। तो ये 0 पे विद स्ट्रेंथ 1, फिर 1/TB पे
2 by TB पे 3 by TB पे एंड ऑल द वे इस तरफ भी -1 by TB पे -2 by TB पे -3 by TB पे। चल लिख देता हूँ 1 by TB पे, ये 2 by TB, ये 3 by TB एंड ऑल द वे -1 by TB, -2 by TB, -3 by TB एंड ऑल द वे। ठीक है, अब कर क्या रहे हैं हम लोग? दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। रिजल्ट में क्या आएगा सर? रिजल्ट में क्या आएगा? देखो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई विथ 1 तो यही मिलेगा। बाकी हर एक इस सिंक स्क्वायर फंक्शन के नल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सर। 1 by TB पे नल है कि नहीं? 2 by TB 3 by TB हर 1 by TB पे इसका नल है। मल्टीप्लाई करोगे इम्पल्स भी हर 1 by TB पे है, तो बाकी लेफ्ट एंड राइट सारे 0 पे चले जाएंगे। राइट, बचेगा कौन? बस ये जो 0 है ना, ये जो 0 है ये बचेगा सर। बस एक इम्पल्स डेल्टा ऑफ एफ एक्सिस डेल्टा ऑफ एफ। इसका मतलब ये जो लंबा सा दिख रहा था ब्लू ब्रैकेट पे, उसका रिजल्ट बस एक डेल्टा है, एक ही डेल्टा है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखते हो चीजों का तो आप इस बात को देख के ही लिख सकते थे, है ना। इस बात को देख के लिख सकते। क्या टर्म था? सिंक स्क्वायर FTB। सिंक स्क्वायर FTB का मतलब ये हो गया कि उसके नल्स 1 by TB 2 by TB 3 by TB बनेंगे, और इम्पल्स ट्रेन जो था वो भी 1 by TB 2 by TB पे बन रहे थे, है ना, हर 1 by TB पे बन रहे थे। तो ऑफकोर्स ये बात है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पे मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब बचेगा कौन? बस जो 0 पे है ना। जो इम्पल्स 0 पे बनेगा वही 1 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे, जिसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है चीजों का ऑफकोर्स, तो वो डायरेक्टली लिखता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर देखोगे अच्छा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना टाइम नहीं है। राइट, तो कोशिश करो कि आप चीजों को डायरेक्ट देख के, है ना, डायरेक्ट देख के आप कर सको। ठीक है, ये कोशिश आपकी रहेगी। और चलो, तो यही एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, PSD फॉर यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू 0। ठीक है, ये रहा एक्सप्रेशन सर। ठीक है, यही है आपका PSD फॉर यूनिपोलर NRZ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन। अब मैं ये एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि आप इसको याद करो, कर लो अब मन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा है ना। लेकिन मैं एम्फेसिस दे रहा हूं कि मैंने जैसे करा प्रोसीडियर, जो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, कहां से आया बताया नहीं, मुझे खटक रहा है ना। आपको पता है मेरी आदत कि मुझे सब कुछ बताने का मन करता है, या फिर मैं सब कुछ बताता हूं, लेकिन इसको नहीं बता रहा हूं तो ऑफकोर्स मुझे खटक रहा है, लेकिन यहां पे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं चाहता हूं आप पूछें। ठीक है, और चलो, तो आपको ये चाहिए होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम, और जिस तरह मैंने अप्रोच किया, क्या क्या चाहिए, अगर ये एक्सप्रेशन चाहिए पता है आपको समझ में आएगा कि अच्छा RX और ये बेसिक पल्स का मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, है ना, बेसिक पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो उसके बाद ये मैं बोल रहा हूं कि अप्रोच आपको केयरफुली समझ लेना है। ठीक है, और चलो नाउ इस PSD का अगर मैं प्लॉट बना दूं, है ना, इसका मैं अगर फोटो बना दूं, तो उसका टर्म ये सिंक स्क्वायर FTB वाला टर्म है, तो मैंने बना रखा है, तो मैं इसका यूज कर लेता हूं, इसको क्लीन करके। ओके चलो, तो ये फिगर मेरा ये हो गया मेरा PSD का फिगर ऐसा, जिसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है सर, A स्क्वायर TB by 4। और एडिशन में एक इंपल्स का टर्म भी है जो ओरिजिन में बैठा है ना। अगर मैं इसको भी यहां में ड्रॉ कर दूं, ये इसका स्ट्रेंथ क्या है, A स्क्वायर बाय 4 है ना, ये A स्क्वायर बाय 4। ठीक है, नाउ इसके प्रीवियस वाले थ्योरी क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन में हमने देखा था वेरियस लाइन कोडिंग्स किस तरह बनते हैं, और यूनिपोलर एनालाइजर में जब बात करा तो देखा कि वहां पे ऑफ कोर्स DC था, है ना, DC था कि नहीं। इस बात को केवल सुनना, PSD के
प्लॉट पे या फिर एक्सप्रेशन पे ओरिजिन पे अगर डेल्टा है, ओरिजिन पे अगर डेल्टा है, उस डेल्टा का, उस इंपल्स का स्ट्रेंथ आपको डीसी पावर बताता है। रिपीट करता हूं, पीएसडी के प्लॉट पे या फिर एक्सप्रेशन पे ओरिजिन पे अगर आपको इंपल्स मिले तो उस इंपल्स का स्ट्रेंथ आपको डीसी पावर बताता है। ठीक है, डीसी पावर बताता है। मतलब यूनिपोलर एनर्जेट का डीसी पावर पूछ दूं तो आप क्या बोलोगे, a²/4। हाँ, यहां से कंफ्यूज नहीं करना, मैंने ये बोला ओरिजिन पे क्या है वो नहीं, ओरिजिन पे अगर इंपल्स है उस इंपल्स का स्ट्रेंथ, ये a²/4 से कंफ्यूज नहीं करोगे आप। ठीक है, रेड कलर, a²/4 इज द डीसी पावर। ठीक है, अगर मैं बोल दूं यूनिपोलर एनर्जेट का डीसी वैल्यू कितना होगा, पावर नहीं वैल्यू, तो किसी भी डीसी का पावर कैसे निकालते हैं, अगर डीसी ए है या फिर 5 है तो पावर कितना है, 5²। तो अगर पावर a²/4 है जिसको हम लोग a/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डीसी वैल्यू कितना होगा, a/2, जो होना भी था, है ना, जो होना भी था यूनिपोलर एनर्जेट के केस में। करेक्ट बात। ओके, तो इस बात को आप केयरफुली समझो कि यूनिपोलर एनर्जेट पे डीसी टर्म देखा था हम लोग ने, तो उसका कुछ ना कुछ पावर होगा कि नहीं, तो ये आया। ठीक है, तो यहां पे जो डेल्टा आ रहा है, जो इंपल्स आ रहा है ओरिजिन पे, वो ये एक डीसी टर्म है ना, ये एक डीसी पावर बता रहा है। क्लियर बात। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अगर मैं बैंडविड्थ की बात कर दूं तो ऑफकोर्स इनफाइनाइट है, लेकिन मैं अगर थियोरेटिकल बैंडविड्थ की बात करें, फिर जो हम लोग का एसेंशियल बैंडविड्थ है ना, एसेंशियल बैंडविड्थ है, उसकी बात करें तो कितना है सर, बैंडविड्थ फॉर यूनिपोलर एनर्जेट 1/TB या फिर आरबी, 1/TB या फिर आरबी। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए। ठीक है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है बस आरबी, लेकिन आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, मैं आगे जैसे जैसे अलग पार्ट ए बी सी डी कवर करते चलूंगा, तो इनको मैं एक साथ बात करेंगे। ठीक है, एक साथ बात करेंगे, तो इस यूनिपोलर एनर्जेट के लिए आरबी है। ओके, चलो, तो ये डिस्कशन पूरा हुआ मेरा पीएसडी फॉर यूनिपोलर एनर्जेट, जिसके लिए एक्सप्रेशन रेडी है रहा, और इसका मैंने प्लॉट भी बताया, और इधर इंपल्स जो आ रहा है ओरिजिन पे, उसका क्या मतलब है, क्यों आया, बात करा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, पीएसडी फॉर यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो, यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो। एक मिनट में क्लीन कर लेता हूं यहाँ पे। ओके, चलो, सो यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो का सीक्वेंस बात करूं, अगर यूनिपोलर RZ का सीक्वेंस फॉर वो एग्जांपल लेते हैं 1 0 1 0, तो किस तरह दिखेगा सर, तो ये एक पल्स एम्पलीट्यूड ए लेते हैं वापस से, लेकिन इसका ड्यूरेशन ये अगर 0, ये TB/2, करेक्ट, लेकिन ये कंटिन्यू होता है TB तक, करेक्ट। फिर 0 आया, 0 को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये TB, तो ये 2TB। फिर 1 आया, तो इसी तरह वापस से, और तो ये 2TB, तो ये 3TB, और बीच में ये 5TB/2। फिर 0 आया, तो 0 को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे 4TB, करेक्ट। नाउ अब इसके बेसिक पल्स की बात कर दूं, है ना, बेसिक पल्स, P of t, इस सीक्वेंस को X of t बोलेंगे। तो इस बार बेसिक पल्स कैसा है सर, ये TB/2 और TB तक कंटिन्यू लिखाऊंगा मैं इधर, एम्पलीट्यूड 1, करेक्ट बात। इसको यूज करके हम इसको बना सकते हैं। ओके, अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख दूं, अगर P of f इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये TB/2 सिंक f TB/2 एक्सपोनेंशियल -j2 pi f TB/4, है ना, TB/4। ये इसका P of f का एक्सप्रेशन निकाल दिया। ओके, नाउ
अब एक्स ऑफ टी को पी ऑफ टी की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मैथमेटिकली इस तरह दिखा सकते हैं, एग्जैक्टली सेम। जहां पे ए एल क्या होगा, कुछ बदलेगा क्या? नहीं। ए एल को इस ड्यूरेशन से क्या मतलब सर? ए एल को इस ड्यूरेशन से क्या मतलब? वो तो एम्पलीट्यूड को संभाल रहा है कि नहीं? ए एल तो एम्पलीट्यूड संभाल रहा है सर, उसको ड्यूरेशन से क्या मतलब? उसका मतलब यह है कि इस बार भी ए एल एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। यस, इस बार भी ए एल एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। ड्यूरेशन कौन संभाल लिया? ये है ना, पी ऑफ टी संभाल लिया। ओके परफेक्ट। तो इस बार भी ए एल सेम, तो ए एल सेम तो आर एक्स वन भी सेम ही होगा, है ना? आर एक्स वन भी सेम ही होगा, ये क्यों डिफरेंट होगा? मेक सेंस? तो चलो, तो आर एक्स वन तो रेडी, अच्छी बात हो गई। नाउ अब पीएचडी का एक्सप्रेशन ये वाला यूज करेंगे, जनरल एक्सप्रेशन, जिसपे हम लोग को पी ऑफ का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, रेडी है। आर एक्स वन चाहिए, वो भी रेडी है, वो भी इस बार रेडी है। चलो अब पुट करेंगे, हेराफेरी करेंगे और एक्सप्रेशन रेडी। चलो करते हैं, एक मिनट इसको क्लीन कर लेता हूं मैं। ओके चलो नाउ, तो एस ऑफ एफ पी ऑफ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो टीबी स्क्वायर बाय 4 सिंग स्क्वायर एफ टीबी बाय 2, टीबी स्क्वायर बाय 4 सिंग स्क्वायर एफ टीबी बाय 2 आया इस बार, है ना? टीबी बाय 2 डिवाइडेड बाय टीबी ऑलरेडी है, तो इधर वापस से वही काम करते हैं। एन इक्वल से 0 पुट करूंगा, तो आर एक्स ऑफ 0 ए स्क्वायर बाय 2 प्लस समेशन एन इक्वल से माइनस लेके प्लस इंफिनिटी एन नॉट इक्वल से 0 के लिए आर एक्स ऑफ एन क्या है? नॉन 0 के लिए ए स्क्वायर बाय 4, तो यहां लिख लेता हूं मैं ए स्क्वायर बाय 4, फिर एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 पाई एन टी बी एफ, एन नॉन 0 के लिए। अगर मैं इसको इंक्लूड करना चाहूं तो यहाँ पे -1 लगाना होगा, करेक्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे अगर, तो ये टीबी स्क्वायर कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर टीबी बाय 8, है ना? ए स्क्वायर टीबी बाय 8, सिंक स्क्वायर एफ टीबी बाय 2, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला टर्म, ये ए स्क्वायर टीबी बाय कितना आएगा? 4 × 4 16, सिंक स्क्वायर एफ टीबी बाय 2। चलो इसको पहले कर लेते हैं, कंबाइन हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर टीबी बाय 16 बना, राइट? कंबाइन हो गए, फिर बाकी ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म समेशन के साथ, तो प्लस ये ए स्क्वायर बाय 4 टीबी बाय 4 ऑलरेडी है, तो ये ए स्क्वायर टीबी बाय 16 सिंक स्क्वायर एफ टीबी बाय 2, फिर समेशन एन इज इक्वल टू माइनस लेके प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 पाई एन टीबी एफ। इसको वापस से पोइसन फॉर्मूला की मदद से ट्रायंगल्स में बदल सकते हैं, है ना? वापस कर देते हैं इसको, आप ध्यान में रखो, ठीक है? बार बार आप थोड़ी करोगे, ध्यान में रखो। तो ये 1 बाय टीबी समेशन एन इज इक्वल टू माइनस लेके प्लस इंफिनिटी डेल्टा ऑफ एफ माइनस एन बाय टीबी, ये आया। अब वापस से टीबी कैंसिल, ये टीबी कैंसिल हटा देता हूं, तो ये स्क्वायर बाय 16 बचा यहाँ पे, और ये है ना? चलो नाउ अब इसको ध्यान से देखो, लास्ट टाइम की तरह बस डेल्टा नहीं बचेगा, है ना? क्यों? कि ये टीबी बाय 2, बस अगर टीबी होता तो इसके नल्स कहाँ बनते? फर्स्ट नल 1 बाय टीबी, 2 बाय टीबी, 3 बाय टीबी, ये भी 1 बाय टीबी, 2 बाय टीबी, 3 बाय टीबी, या फिर हर 1 बाय टीबी पे इंपल्स है, तो मल्टीप्लाई के लास्ट टाइम की तरह डेल्टा अगर ये होता तब होता, लेकिन यहाँ पे टीबी बाय 2 है, 3 बाय 2 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, या फिर हम देख के बोल सकते हैं, फिर भी मैं आपको प्लॉट के साथ समझाता हूँ, ठीक है? चलो
ओके, तो दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक सिंक स्क्वायर एफ टीबी बाय 2, ये एफ सिंक स्क्वायर एफ टीबी बाय 2। ओके, सो ये सिंक स्क्वायर है, तो जैसे और इसका पहला नल कब बनेगा सर? ध्यान देना, इसको टीबी बाय 2 है तो 2 बाय टीबी सर, 2 बाय टीबी। फिर मल्टीप्लाई करते चलो, 1 2 3 4 से, 1 से तो कर लिया, 2 से करो तो 4 बाय टीबी, 6 बाय टीबी एंड सो ऑन, है ना। ये आएगा 8 बाय टीबी ऑल द वे, 0 माइनस 2 बाय टीबी माइनस 4 बाय टीबी 2 है, माइनस 6 बाय टीबी माइनस 8 बाय टीबी एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है ट्रेन ऑफ इम्पल्स से। ट्रेन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्सेस कहां कहां बन रहा है सर? हर 1 बाय टीबी पे, हर 1 बाय टीबी पे। ऑलराइट, सो बनाते हैं ये पहला इम्पल्स एट ओरिजिन विद स्ट्रेंथ 1, दूसरा इम्पल्स 1 बाय टीबी कहीं यहाँ होगा, है ना, ये। फिर ये 2 बाय टीबी, ये 1 बाय टीबी पर बना, ये 2 बाय टीबी, फिर नेक्स्ट ये 3 बाय टीबी, फिर ये 4 बाय टीबी, फिर बनेगा ये 5 बाय टीबी, फिर ये 6 बाय टीबी एंड सो ऑन। ठीक है, काफी है। चलो ये भी -1 बाय टीबी, ये -2 बाय टीबी, -3 बाय टीबी, -4 बाय टीबी, ये -5 बाय टीबी, ये -6 बाय टीबी एंड सो ऑन ऑल द वे। ठीक है, ऑलराइट, नाउ अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जहां जहां नल से वो तो 0 चले जाएंगे। कहां का नल है? 2 बाय टीबी, 4 बाय टीबी, 6 बाय टीबी पे नल है, मतलब ये वाला मैं यहीं पे कर रहा हूँ, वापस से ड्रॉ करूंगा, रिजल्ट इसी पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन का। तो 1 बाय टीबी बचा, 2 बाय टीबी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 चला गया, करेक्ट। 3 बाय टीबी बचा, 4 बाय टीबी 0 चला गया, 5 बाय टीबी बचा, 6 बाय टीबी 0 चला गया, राइट, एंड ऑल द वे इस तरह। 0 वाला तो बचेगा 1 के साथ, -1 बाय टीबी वाला बचा, -2 बाय टीबी वाला 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -3 बाय टीबी बचा, ये -4 बाय टीबी गया, -5 बाय टीबी बचा, -6 बाय टीबी गया एंड ऑल द वे, करेक्ट। अब इसके स्ट्रेंथ की बात कर दूं तो ओरिजिन पे, है ना, ओरिजिन पे जो है उसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ये तो यूनिट है तो 1 के साथ, तो इसका स्ट्रेंथ 1 ही रहेगा। 1 बाय टीबी वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ये वाला लोकेशन के साथ। ये वाला लोकेशन कितना है अगर बात करो तो f इज इक्वल्स टू 1 बाय टीबी पे इसका वैल्यू कितना है, तो यहां पुट करो, f इज इक्वल्स टू 1 बाय टीबी कितना बचा? सिंक स्क्वायर ऑफ हाफ, है ना, सिंक स्क्वायर ऑफ हाफ, तो थोड़ा छोटा होगा ऑफ कोर्स, तो इसका आ गया सिंक स्क्वायर ऑफ हाफ, करेक्ट। इसका स्ट्रेंथ सेम सिमिलरली यहाँ पे 3 बाय टीबी पुट करूंगा तो सिंक स्क्वायर 3 बाय 2, है ना, सिंक स्क्वायर 3 बाय 2, छोटा होते चला जाएगा, सिंक स्क्वायर 3 बाय 2। नेक्स्ट इसका सिमिलरली ये सिंक स्क्वायर 5 बाय 2, ठीक है। और इधर एग्जैक्टली सेम स्ट्रेंथ आएंगे इसकी तरह, है ना, इसकी तरह ये एंड ऑल द वे, करेक्ट है। तो ये रिजल्ट आ गया, ये जो मल्टीप्लीकेशन है इस बार, तो उसका रिजल्ट पिक्टोरियल वाइज ये रहा, पिक्टोरियल वाइज ये रहा, करेक्ट है। अब हमको क्या करना है, यहां पे क्या फोटो बना दूं क्या? नहीं, वो नहीं करेंगे। उसका मतलब ये है कि इस जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इस फोटो का हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। लिख देंगे, क्या है ना, हम इंजीनियर्स है, हमारा काम ही है चीजों को मैथमेटिकली मॉडल करना, तो लिख देंगे। इसको ऑब्जर्व करेंगे अगर, तो देखो कैसे है, ओरिजिन पे 0 पे एक इंपल्स है, बाकी सारे इंपल्स कहां कहां है? 1 बाय टीबी, 3 बाय टीबी, 5 बाय टीबी, मतलब हर ऑड 1 बाय टीबी पे, हर ऑड 1 बाय टीबी पे। सेम इस तरफ भी, सेम इस तरफ भी, है ना, सेम इस तरफ भी, -1 बाय टीबी, -3 बाय टीबी, -5 बाय टीबी, हर ऑड 1 बाय टीबी पे मेरा इंपल्स प्रेजेंट है। और उसके स्ट्रेंथ की बात कर दूं, इंपल्स के स्ट्रेंथ की बात कर दूं, ओरिजिन पे जो है उसका स्ट्रेंथ 1 है, ओरिजिन पे जो है उसका स्ट्रेंथ 1 है, बाकी 1 बाय टीबी का स्ट्रेंथ 1 बाय 2, 3 बाय टीबी का स्ट्रेंथ 3 बाय 2, 5 बाय टीबी का स्ट्रेंथ 5 बाय 2, है ना, 5 बाय 2। मतलब यहां भी हर ऑड 1 बाय 2 पे, हर ऑड मल्टीपल ऑफ 1 बाय 2 पे हमको
सिंक स्क्वायर 1/2, सिंक स्क्वायर 3/2, सिंक स्क्वायर 5/2, इस तरह इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा, क्योंकि ये तो इवन फंक्शन है ना, तो इधर भी एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन आया। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि हर ऑड 1/tv पे या फिर हर 1/tv पे मेरा इंपल्स है, हर ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ सिंक स्क्वायर और मल्टीपल ऑफ हाफ में मेरा इसका स्ट्रेंथ है, करेक्ट। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, तो ओरिजिन पे जो है वो सेपरेट है, उसको और नहीं बोल सकता है ना, तो उसको मैं सेपरेटली लिख लूंगा डेल्टा ऑफ एफ प्लस ये सारे सीक्वेंस में आएंगे है ना, उसको समेशन के तरह में लिखूंगा, समेशन एन गोस फ्रॉम माइनस लेके प्लस इंफिनिटी, लेकिन इधर एन ऑड है ना, बस ऑड लेंगे। और कैसा है ये इंपल्स, ट्रेन ऑफ इंपल्स है, तो डेल्टा ऑफ एफ माइनस एन बाय टीबी, तो एन ऑड बोल दिया तो हो गया काम। और उसका स्ट्रेंथ कैसा है, सिंक स्क्वायर, एक मिनट, सिंक स्क्वायर एन बाय 2, सॉरी सिंक स्क्वायर एन बाय 2, जहां में एन ऑड है तो हो जाएगा 1/2 3/2 है ना, हो गया काम, सिंक स्क्वायर एन बाय 2। ये तो ये जो फोटो है, जो प्लॉट है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये रहा, करेक्ट। तो इसको हम लोग यहां भी बोल सकते थे सीधे, इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है तो आप समझ जाओगे है ना, क्योंकि f इज इक्वल टू 1 2 3 4 जो भी अगर बात करूं, हर इंटीजर पे बात करूं है ना, f के हर इंटीजर पे ये 1 पुट करो तो 0 नहीं जाएगा, लेकिन हर इवन मल्टीपल ऑफ 1 है ना, f के हर इवन मल्टीपल पे ये क्या बन जाएगा 0 है ना, हर इवन मल्टीपल पे 0 बचेगा कौन, बस ऑड है ना, बचेगा कौन, बस ऑड, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप इसको देख के ही आप ये प्लॉट आपके दिमाग में बने, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि ऐसा जो टर्म दिखे आपको है ना, ऐसा जब भी टर्म दिखे तो ये प्लॉट आप थोड़ा सा 1 2 3 सेकंड के बाद ही आपके दिमाग में ये प्लॉट बन जाए, ठीक है। बन सकता है, अगर आपका नहीं बन रहा, आप सोच रहे ऐसा कैसे हो सकता है, तो हाई लेवल की बात है, नहीं थोड़ा सा सोचो सर, बनेगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको समझ में आ गया है अगर, तो आप ऑलरेडी कर सकते हो, आंखें बंद करो, देखो आप ऑलरेडी इसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस करो, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। ओके चलो, तो मैं क्या करता हूं, इसको अब रिप्लेस करूंगा इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। और चलो, तो ये ओके, तो पहला डेल्टा है, तो ए स्क्वायर बाय 16 मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो ए स्क्वायर बाय 16 डेल्टा ऑफ एफ प्लस ए स्क्वायर बाय 16 इस समेशन का टर्म, एन गोस फ्रॉम माइनस लेके प्लस इंफिनिटी, बट एन ऑड, बस ऑड, ये सिंक स्क्वायर एफ बाय 2 एन बाय 2, सॉरी एफ नहीं, एन बाय 2 डेल्टा ऑफ एफ माइनस एन बाय टीबी, हो गया या। और यही एक्सप्रेशन है आपका पीएचडी का फाइनल एक्सप्रेशन, यही है सर। इसके आगे हम लोग और इसको छोटा नहीं बना सकते, जरूरत भी नहीं है, हो गया है ना। अगर आपको समझ है चीजों की, अगर आपने मेरा एक्सप्रेशन प्रॉपर्ली समझ लिया, तो आप ये समझते हो उसके आगे क्या ही होगा, है ना। हो गया, सब कुछ सब रेडी है। तो यही एक्सप्रेशन है हम लोग का पीएचडी फॉर यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो का, है ना, पीएचडी फॉर यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो, ठीक है ना। अगर इसका इस पीएचडी का मैं प्लॉट बनाऊं तो कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पे भी सिंक स्क्वायर एफ टी बाई 2 वाला फंक्शन है ना, तो उसको मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसी को यूज करूंगा लास्ट टाइम की तरह। चलो एक मिनट, ओके, सो ये मेरा इस बार एस ऑफ एफ पीएचडी का प्लॉट, इसका स्ट्रेंथ कितना है सर, ए स्क्वायर टीबी बाय 16। नाउ यहाँ पे इम्पल्सेस भी हैं, है ना, यहाँ पे इम्पल्सेस भी हैं ओरिजिन पे, और बस ओरिजिन पे नहीं, ट्रेन ऑफ इम्पल्स भी मिलेगा आपको। अगर मैं इनको यहाँ पे प्लॉट कर दूं तो ये ओरिजिन वाला ये ए स्क्वायर बाय 16 का स्ट्रेंथ, बाकी कहाँ कहाँ है, हर ऑड मल्टीपल ऑफ 1/tb, हर ऑड मल्टीपल ऑफ 1/t विथ स्ट्रेंथ
सिंक स्क्वायर n/2, है ना। तो यहाँ मैं अगर इनको प्लॉट करते चलूं तो ये एक यहाँ बनेगा 1/TB पे, दूसरा 2/TB पे नहीं, दूसरा 3/TB पे, नेक्स्ट 5/TB पे, ये 7/TB पे एंड ऑल द वे, करेक्ट। इधर 1/TB माइनस 1/TB माइनस थोड़ा छोटा होगा, ये माइनस 3/TB माइनस 1/TB है, फिर ये माइनस 5/TB एंड सो ऑन, करेक्ट है। स्ट्रेंथ में लिखा नहीं है ना, स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखा है सिंक स्क्वायर n/2, तो इसका स्ट्रेंथ कितना है सर, सिंक स्क्वायर 1/2, सिंक स्क्वायर 3/2, सिंक स्क्वायर 5/2, सिंक स्क्वायर 7/2 एंड इस तरफ भी सेम, है ना, इस तरह इवन फंक्शन। ऑलराइट, चलो नाउ मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है, लास्ट टाइम की तरह यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो पे डीसी टर्म होना था, तो डीसी पावर आया। डीसी पावर कैसे देखते हैं, पीएसडी के प्लॉट पे ओरिजिन पे अगर इंपल्स आए, पीएसडी के प्लॉट पे ओरिजिन पे अगर इंपल्स आए तो उस इंपल्स का स्ट्रेंथ आपको डीसी पावर बताता है। मतलब यहां पे डीसी पावर क्या है, a²/16। डीसी पावर क्या है, a²/16। यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो पे डीसी पावर 16 है, तो डीसी वैल्यू कितना होगा, वैल्यू ऑफ कोर्स a/4, है ना। a/4 को स्क्वायर किया तो a²/16 आना है। आप अगर यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो का अगर टाइम डोमेन में बना भी लो, उसके बाद उसका एवरेज निकालो, डीसी वैल्यू निकालो, तो a/4 ही आएगा सर, ठीक है। तो डीसी पावर मतलब a²/16 ही है, ठीक है। ये बात तो हमको समझ में आता है। ये वाला मेरा डीसी टर्म है, ये वाला मेरा डीसी टर्म है। ना मेरा सवाल ये है कि यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो पे डीसी वैल्यू था तो डीसी पावर आना था, आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बाकी सब ये ट्रेन इंपल्स क्यों आ गए, मेरा ये सवाल है आपसे, ठीक है। क्या है, ये जो ट्रेन इंपल्स आए, ये ओरिजिन को छोड़ के, ओरिजिन वाला समझ में आता है हमको, ओरिजिन वाला समझ में आता है, चलो ये डीसी पावर बता रहे, बतना भी था, डीसी वैल्यू था, यूनिपोलर रिटर्न जीरो में डीसी वैल्यू होता है तो डीसी पावर मिला, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये कौन बता रहे हैं, मतलब ये जो ट्रेनो इंपल्स आए हैं, ये जो ट्रेनो इंपल्स आए हैं जिसका स्ट्रेंथ कमते जा रहा है इधर भी उधर भी, है ना, वो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में क्या बता रहे होंगे, है ना। मतलब टाइम डोमेन में ऐसा क्या था कि ये ट्रेनो इंपल्स आ गया, ये मेरा सवाल है, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क है सर, ये आपके लिए होमवर्क है, और ये एक DMQ है। अब आप सोचोगे DMQ क्या है, DMQ मतलब डेयरी मिल्क क्वेश्चन, डेयरी मिल्क क्वेश्चन मतलब ये है कि इस होमवर्क का जिसने भी सही जवाब दिया, जिस भी बंदे ने या फिर बंदी ने सही जवाब दे दिया मुझे, सबसे पहला जवाब, है ना, सबसे पहला जवाब, ऐसा जवाब जो मुझे सेटिस्फाई कर दे, अरे हाँ एकदम सही बोला, दिल खुश कर दिया, मजा आ गया, ऐसा जवाब जो देगा तो मैं उसको पूछूंगा उसका एड्रेस ना, मैं उसको उसका एड्रेस पूछूंगा और मैं उसको डेयरी मिल्क दे दूंगा, ठीक है। उसके एड्रेस में मैं बड़ा वाला डेयरी मिल्क भेज दूंगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं, डेफिनेटली करूंगा, जिसने भी इस क्वेश्चन का प्रॉपर सही जवाब मुझे दे दिया, ठीक है। ये डेयरी मिल्क आपको पसंद है या फिर नहीं पसंद है वो बात नहीं है, मुझसे अगर डेयरी मिल्क ले लिया आपने, इसका मतलब इक्विवेलेंटली आपको ऑस्कर मिल गया, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ट्राई करो, और किसी के पूछ के वगैरह उस सब से मतलब नहीं है, खुद ट्राई करो, ठीक है। डेयरी मिल्क खरीदना है तो आप, डेयरी मिल्क खाना है तो आप बाजार से खरीद के ही खा सकते हो, वो पॉइंट वो नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने अगर मुझसे ले लिया प्रॉपरली, खुद से सब कुछ अंडरस्टैंड करके कहां से आया क्या है, मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट करता हूं, ये जो आए फ्रीक्वेंसी डोमेन में, सॉरी पीएसडी के एक्सप्रेशन में, ये जो ट्रेनो इंपल्स आए वो क्यों आए, टाइम डोमेन में बताओ मुझे, टाइम डोमेन में ऐसा क्या था कि यहाँ पे ये ट्रेनो इंपल्स आए, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अच्छा वाला, ठीक है, अच्छा वाला, तो आपको मिलेगा एक डेयरी मिल्क, आपके एड्रेस पे आएगा, घर पे डिलीवर होगा, ठीक है। मैं डिलीवरी भेजता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ ऐसा, मुझे बहुत अच्छा लगता है करके, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो मुझे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका होमवर्क, और एक खासियत है मेरी, जब भी मैं किसी चीज को होमवर्क बोलता हूं उसको मैं जवाब कभी नहीं देता,
मतलब ये जवाब मैं तो कभी नहीं दूंगा, ठीक है। होमवर्क बोल दिया ना, बस खत्म। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे बताओ, ठीक है, क्या है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका दिमाग जो चाहता है सोचना, आप इसको सोचना अलाउ नहीं करते हो। कितना सारा सिलेबस है, इतना सारा पढ़ना है, एग्जाम आ रहा है, ये हो गया, वो इतना कम टाइम है, वो करना है, ये करना है, टेस्ट सीरीज लिखना है, वगैरह वगैरह। तो आप अलाउ नहीं करते अपने दिमाग को थोड़ा सा सोचूं, नहीं सोचते हो। फोटोकॉपी का मशीन बना लिया दिमाग को, फोटोकॉपी का मशीन बनाया दिमाग को। तो मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा सोचो, इसलिए मैंने आपको डेयरी मिल्क का थोड़ा सा उत्साह जगाया ताकि आप सोचो, ठीक है। जरूर सोचो, आंसर मिले ना मिले, डेयरी मिल्क मिले ना मिले, डेयरी मिल्क मिलेगा तो बहुत मजा आएगा, लेकिन सोचो, जरूर सोचो, ठीक है। आप लोग ऐसा मत करो, अपने दिमाग को इस तरह डल मत बनाओ, फिर फोटोकॉपी मशीन मत बनाओ कि जो भी दे रहा है बस पढ़ाए, गेट में नंबर आ जाए, बस काम खत्म। ऐसा मत सोचो, ठीक है। देश का बेड़ा गर्क कर दोगे आप इस तरह सोचोगे तो, ठीक है। जरूर सोचो क्यों आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर इसका मैं एसेंशियल बैंडविड्थ की बात कर दूं तो एसेंशियल बैंडविड्थ पहला नल, ठीक है, ट्रिनोमियल पास इन्फिनिटी तक जा रहा है, ट्रिनोमियल पास से हम लोग नहीं देखेंगे। इसका एसेंशियल बैंडविड्थ ये इतना ही है सर। कितना है सर? ये बैंडविड्थ, एसेंशियल बैंडविड्थ फॉर यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो कितना है? 2/TB या फिर 2RB, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे रिजल्ट्स है, दिमाग से स्किप हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से दिमाग में रखोगे। वापस रिपीट करता हूं, यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो के लिए क्या था? RB। यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो के लिए क्या था? RB। यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो के लिए आ गया है ट्वाइस RB, ठीक है। नॉन रिटर्न टू जीरो में RB आया था, रिटर्न टू जीरो में ट्वाइस RB आया, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, मैं रिपीट करते चलूंगा जितना भी आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पूरा डिस्कशन आपका हो गया यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो का, और ये प्रोसीजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने काफी बार बताया ऑलरेडी, वापस से बता रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैंने बताया सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आ रहे हैं, तो ये प्रोसीजर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो ये हो गया पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो सॉल्यूशन में हम देखेंगे पार्ट सी एंड डी, ठीक है, जो पोलर का केस है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।